बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ब्रेटन साइकिल का प्रॉब्लम कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा बहुत इन शॉर्ट इसका रिव्यू ले लेते हैं कि ब्रेटन साइकिल में इसमें हो क्या रहा होता है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एयर इनपुट कराते हैं कंप्रेसर के अंदर। ये हमारा प्रोसेस 1 यहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब जो हवा होती है ना, एयर इसमें वर्किंग फ्लूइड है। एंटर कराते हैं कंप्रेसर के अंदर। कंप्रेसर उसको क्या करता है, उसका प्रेशर बढ़ा देता है बहुत ज़्यादा और टेम्परेचर भी इंक्रीज़ कर देता है। ये 1 से 2 प्रोसेस होता है हमारा। और ये कंप्रेसर और टरबाइन ये दोनों जो है आइसेंट्रोपिक होते हैं, मतलब इनके अंदर जो प्रोसेसेस हैं उनके अंदर एंट्रोपी जो है हमारी कांस्टेंट रहती है। उसके बाद यहाँ से हीट एक्सचेंजर में आ जाती है एयर। कंप्रेसर के बाद, कंप्रेस होने के बाद हीट एक्सचेंजर में क्या करते हैं हम लोग, इसको यहाँ पे फ्यूल बर्न होता है और वो उसको हीट मिलती है, एयर को मज़ीद हीट मिलती है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रोसेस होता है वो आइसोबैरिक प्रोसेस होता है, क्योंकि हीट एक्सचेंजर, बॉयलर और कंडेंसर ये जो डिवाइसेस होती हैं इनमें सारे आइसोबैरिक प्रोसेसेस होते हैं। हीट इनपुट मतलब इसमें भी आइसोबैरिक प्रोसेस होगा, इसमें भी आइसोबैरिक प्रोसेस होगा। और यहाँ पर अब सिर्फ टेम्परेचर बढ़ेगा लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और ये 2 से 3 हमारे पास क्यू इन कहाँ से आ रही है, जो हम लोग फ्यूल बर्न कर रहे हैं यहाँ पर हीट एक्सचेंजर के लिए। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एयर आ जाएगी टरबाइन के अंदर। टरबाइन के अंदर क्या होता है, टरबाइन किस लिए होता है, वर्क डन करने के लिए होता है ना। तो टरबाइन वर्कआउट देगा हमें, और ये भी आइसेंट्रोपिक डिवाइस है। तो 3 से 4 तक ये हम लोग ये टी एस ग्राफ है इसका, 3 से 4 आइसेंट्रोपिक काम करेगा, और ये 2 से 3 तक क्यू इन हो रही है इसके अंदर, और 4 से 1 तक दोबारा वापस हीट एक्सचेंजर आ जाता है, तो सिमिलर करवा जाती है नीचे वाली। और यहाँ पर जब टरबाइन से हमारे पास प्रेशर भी कम हो जाता है, टेम्परेचर भी कम हो जाता है, और फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हीट एक्सचेंजर में आ जाता है। हीट एक्सचेंजर में इसके अंदर से हम लोग क्यू आउट और मज़ीद कम कर लेते हैं, इसका टेम्परेचर मज़ीद कम हो जाता है, फिर वापस इसको कंप्रेसर के अंदर डाल देते हैं। इस तरह हमारी साइकिल कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में एयर एंटर्स द कंप्रेसर ऑफ एन आइडियल एयर स्टैंडर्ड ब्रेटन साइकिल। आइडियल एयर मतलब एयर यहाँ पर जो है ना एज आइडियल गैस बिहेव करती है, मतलब इसके लिए जो हम लोग स्टीम टेबल इस्तेमाल करते हैं ना वो A22 इस्तेमाल करते हैं, जो कि आइडियल गैस का होता है, उसमें वैल्यूज़ होती हैं। अच्छा, एयर स्टैंडर्ड ब्रेटन साइकिल एट 100 किलो पास्कल 27 डिग्री सेल्सियस विद अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ 8 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अच्छा, यहाँ पर उसने बता दिया कि हमारा जो सबसे पहले प्रेशर है वो 100 किलो पास्कल है और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है। और ये किस चीज़ की कहाँ पर ये प्रोसेस 1 का बताया हुआ है, यहाँ पर शायद थोड़ी बहुत वर्डिंग मिसिंग है कि यहाँ पर जो एयर एंटर हो रही है ये वाला, इस ग्राफ के अंदर मैं बताऊँ तो यहाँ से ये प्रोसेस 1 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर उसने हमें टेम्परेचर भी दे दिया और प्रेशर भी दे दिया। प्रेशर हमें क्या दिया उसने, 100 किलो पास्कल और 27 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर भी दे दी। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट अगर दे दिया, इसका मतलब यहाँ पर इससे हम लोग मैस फ्लो रेट निकाल सकते हैं। किस तरह निकाल सकते हैं वो भी हम आगे देख लेते हैं कि हम लोग यहाँ से वॉल्यूम फ्लो रेट की मदद से मैस फ्लो रेट किस तरह निकाल सकते हैं। अच्छा, द कंप्रेसर प्रेशर रेशियो इज़ 4.5। अब ये कंप्रेसर प्रेशर रेशियो क्या है, कंप्रेसर की प्रेशर रेशियो जो होती है ना, इसका मतलब है कि कंप्रेसर कितने गुना हमारा प्रेशर बढ़ा रहा है। मतलब कि अगर यहाँ पे प्रेशर 100 किलो पास्कल है और प्रेशर रेशियो 4.5 है, तो 4.5 टाइम्स वो कंप्रेस कर देगा एयर को और वो इतना प्रेशर बढ़ा देगा। यानी अगर यहाँ पर 100 है तो 100 से को 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 450 आ जाएगा। तो यहाँ से कंप्रेस होने के बाद एयर कितनी हो जाएगी, 450 किलो पास्कल पे आ जाएगी। तो ये प्रेशर रेशो का मतलब है। और इसको मैथमेटिकली देखा जाए तो प्रेशर रेशो हमारे पास आती है P2/P1 के बराबर होती है। ये RP से डिनोट किया जाता है इसको, और P2/P1 इसको प्रेशर रेशो कहते हैं। हमने ये गिवन इन्फॉर्मेशन लिख लिया है। T1 हमें दिया हुआ था 27 डिग्री सेल्सियस से, उसको हमने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया। प्रेशर भी दिया हुआ था 100 किलो पास्कल, और RP यहाँ तक हमने क्वेश्चन पढ़ा। अच्छा, आगे देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है वो। द टर्बाइन इनलेट प्रेशर इज 827 डिग्री सेल्सियस। अब टर्बाइन कहाँ पर है, ये कौन सी स्टेट है, देखो यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, और यहाँ से यहाँ पर कौन सी आ गई 3। मतलब ये जो टर्बाइन का यहाँ से शुरू हो रहा है ना, ये हीट एक्सचेंजर के बाद उसने दिया हुआ टर्बाइन का क्या दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है कि 827 डिग्री सेल्सियस पर ऑपरेट कर। यानी यहाँ पर जो हमारे पास टेम्परेचर आ रहा है ना, ये वाला टेम्परेचर, ये यहाँ पर ये जो टेम्परेचर आएगा कितना है, ये 827 डिग्री सेल्सियस है। इसको भी हमने लिख लिया। और ये T3 है, तो T3 हमने लिख लिया, T3 इज इक्वल टू 827 विच इज इक्वल टू 1100 केल्विन। आगे क्या कह रहा है, डिटरमिन द थर्मल एफिशिएंसी और नेट पावर। अच्छा, एफिशिएंसी और पावर निकाल ली। एफिशिएंसी और पावर और के लिए क्यू इन और क्यू आउट चाहिए होता है। अच्छा, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना साइकिल वाले, उसमें हमें एच चाहिए होती है, यानी एंथैल्पीज चाहिए होती है हर प्रोसेस के अंदर। मतलब हमें H1, यहाँ पे कितने प्रोसेस हैं, 1 2 3 4 प्रोसेस हैं ना, तो मतलब H1 H2 H3 और H4 हमें चाहिए होगा। एक तरीका तो उसको एंथैल्पीज के जरिए, मतलब कि अगर हमें क्यू इन फाइंड करनी है तो वो
क्यू इन क्या होगी हमारे पास Q3 माइनस Q2 आ जाएगी। और अगर हमने यहाँ पर 3 से 4 तक के लिए वर्क डन फाइंड करना है, यहाँ से कितना वर्क हुआ है तो कितना होगा H3 माइनस H4 आ जाएगा। जो भी इंथैल्पी डिफरेंस होता है वो अगर टरबाइन और उसमें कंप्रेसर में होगा तो वो वर्क इनपुट या वर्क आउटपुट होगा। टरबाइन के केस में वर्क आउटपुट होगा और कंप्रेसर को जो हम वर्क इन करते हैं उसको वर्क, क्योंकि हम कंप्रेसर के ऊपर काम करते हैं ना, तो इंथैल्पी डिफरेंस के बराबर होता है। और यहाँ पर हमें ब्रेटन साइकिल का ये फ़ायदा है कि यहाँ पर एयर है तो हम लोग आइडियल गैस लॉज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे PV इज इक्वल टू NRT वाला जो आइडियल गैस लॉज होते हैं, या PV पावर K इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और दूसरा यहाँ पर ब्रेटन साइकिल में 2 अप्रोचेज इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो हम एंथैल्पीज फाइंड कर लें और दूसरी अप्रोच ये है कि हम लोग डेल्टा Q इज इक्वल टू CP डेल्टा T वाला रिलेशन इस्तेमाल कर लें। मतलब कि डेल्टा Q इज इक्वल टू CP डेल्टा T। CP हमें पता है एयर के लिए 1.005 होता है और हमें समझ डेल्टा Q क्या है। यहाँ पर अगर हमने Q इन यहाँ के लिए डेल्टा Q2 और Q3 के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, Q इन होगा। वो डेल्टा Q यहाँ का Q इन है और यहाँ का डेल्टा Q क्या है, Q आउट है। तो Q इन और Q आउट मिलके तो हम लोग वर्क आसानी से फाइंड कर सकते हैं। Q इन माइनस Q आउट इज इक्वल टू वर्क डन होता है और एफिशिएंसी भी 1 माइनस Q इन बाई Q आउट होती है। यानी मतलब यहाँ पर मसला क्या चीज़ है, यहाँ पर हमने Q इन फाइंड करना है और Q आउट फाइंड करना है। इसके लिए हमारे पास फार्मूला में मौजूद है CP डेल्टा T, मतलब कि हमें टेम्परेचर सारे पता होने चाहिए। यहाँ पर डेल्टा T में क्या आ जाएगा, यहाँ पर T2 और T3 आ जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस, यहाँ के लिए T3 और T4 आ जाएगा। अच्छा, हमें T1 की वैल्यू और T3 की वैल्यू तो हमें पता है, लेकिन T4 और T4 की और T2 की वैल्यू हमें पता नहीं। तो इसके लिए अच्छा, सबसे पहले तो हमने वॉल्यूम फ्लो रेट की बात की ना कि हमने इसका मैस निकालना है। उसके लिए तरीका ये होता है कि वॉल्यूम फ्लो रेट का फॉर्मूला क्या आता है, मतलब कि मैस फ्लो रेट का फॉर्मूला होता है कि वॉल्यूम फ्लो रेट जो दिया है वो डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वॉल्यूम। अच्छा, स्पेसिफिक वॉल्यूम यहाँ पर क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम यहाँ पर हमारे पास 1/1000 है, ठीक है। तो यहाँ से ये दिया होगा वो स्पेसिफिक वॉल्यूम हमें। स्पेसिफिक वॉल्यूम हम लोग इसका 1/1000 नहीं, 1/1000 वाटर के लिए होता है, वो मैंने गलती से गलत बोल दिया। यहाँ पर PV इक्वल टू RT है, PV इक्वल टू RT से हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि एयर क्या है, आइडियल गैस है। आइडियल गैस के लिए हम लोग आइडियल लॉज इस्तेमाल कर सकते हैं और V हमें चाहिए यहाँ पर। और R फॉर एयर क्या होता है 0.287, उसको हम लोग वॉल्यूम के लिए हल कर लेते हैं। वॉल्यूम के लिए सॉल्व करेंगे तो उसको रीअरेंज करने पर हमारे पास ये आ जाएगा V इज इक्वल टू RT बाई P। और R हमें पता है, T भी हमें पता है। T हम 300 को ले रहे हैं, 300 हमारा कौन सा टेम्परेचर है, 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब जहाँ से हम लोग प्रोसेस हमारा शुरू कहाँ से हुआ है, 1 से शुरू हुआ है ना, तो यहाँ पर ही हमने हमारा वॉल्यूम जो सबसे पहले इनिशियल वॉल्यूम होगा वही हम लोग लेंगे, उसने ना आगे चेंज होना है या नहीं होना। तो वॉल्यूम हमारे पास RT बाई P हमें पता है, यहाँ पर प्रेशर भी पता है, P1 भी पता है, T1 भी पता है। तो RT बाई P में हम लोग प्रेशर भी डाल देंगे, ये सारे वैल्यूज डालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा। और वॉल्यूम को MA इज इक्वल टू कैपिटल V बाई V स्मॉल v होता है। तो यहाँ से 8/0.861 करेंगे जो कि हमारे पास स्पेसिफिक वॉल्यूम आया, तो इससे हमारे पास मैस फ्लो रेट आ जाएगा। अच्छा, वो जब मैं 1/1000 कह रहा था ना, वो वाटर के लिए होता है। वाटर में अगर इस तरह हमने वॉल्यूम किसी केस में फाइंड करना हो ना, स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो वो 1/1000 कर देते हैं, क्योंकि 1000 इसकी डेंसिटी होती है और रो इज इक्वल टू M/V होता है, इसलिए हमारे पास वहाँ से वॉल्यूम आ जाता है। यहाँ के लिए हम लोग इस तरह ये आइडियल गैस लॉ इस्तेमाल कर लेंगे। और वाटर के लिए हम लोग आइडियल गैस लॉ नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि वो एयर है, वाटर नहीं है, और वो आइडियल नहीं होता। अच्छा, मैंने कहा कि हमें डेल्टा Q चाहिए ना, क्योंकि Q इन और Q आउट हमने निकालना है, और डेल्टा Q के लिए हमें टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए, यानी T2 और T4 चाहिए। अब हमारे पास आइडियल गैस लॉज क्या है, हम लोग आइडियल गैस लॉज हैं हमारे पास PV पावर K इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, TV के पावर -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये T1 P1 इज इक्वल टू T2 P2 और ये पावर में। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर देखो टेम्परेचर और प्रेशर यहाँ पर गिवन है, वन पर गिवन है, जो कि हमें क्वेश्चन से पता चला है। तो हमें यहाँ पर टेम्परेचर भी पता है, प्रेशर भी पता है, तो इसका मतलब हमारे लिए ये वाला जो है, ये वाला लॉ क्या यूज़फुल है। तो हम लोग इसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि T1 P1 इज इक्वल टू T2 P2 कर लेते हैं। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, T2 की वैल्यू आ जाएगी ना, ये T2, क्योंकि T1 तो हमें पहले से ऑलरेडी पता है। तो इसको T2 के लिए इसको सॉल्व कर लेंगे और रीअरेंज करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू हमारे पास, T2 इज इक्वल टू T1 P2 बाई P1 और K-1 बाई K। अच्छा, अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेंगे सारी। P2 बाई P1 हमारे पास किस तरह आएगा। अब हमें देखो P1 तो पता था, लेकिन P2 तो नहीं पता था ना। लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर जो उन्होंने प्रेशर रेशियो दी है वो किसके बराबर होती है, P2 बाई P1 के बराबर होती है। तो P2 बाई P1 की हमें डायरेक्ट वैल्यू पता है, जो कि कितनी है, 4.5 है। तो 4.5 का हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर देंगे।
टेम्परेचर के लिए। यहाँ पर 4.5 को पुट कर दिया P2/P1 की जगह, और सॉल्व कर लिया। हमारे पास टेम्परेचर किस में आ जाएगा, केल्विन में टेम्परेचर आएगा। अच्छा, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर लिखना, और ये भी जो हमने टेम्परेचर इस्तेमाल किया है यहाँ पर केल्विन में इस्तेमाल किया। केल्विन वाला करोगे तो केल्विन में ही आएगा ना आंसर भी। उसके बाद हमारे पास ये वाला प्रोसेस हमारे 1 से 2 तक हमने सॉल्व कर लिया, क्योंकि हमें T2 पता चल गया। अब हमें 2 से 3 के लिए असल में अब हमें T3 पता है, हमें T4 फाइंड करना है ना। तो लेकिन हम लोग यहाँ पर एक प्रॉपर्टी तो नहीं, प्रोसेस की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे कि सिंस प्रोसेस इन हीट एक्सचेंजर इज आल्सो आइसोबैरिक, तो P1 इज इक्वल टू P4 है, P2 इज इक्वल टू P3 है। हम ये कर क्यों रहे हैं, मैंने बोला कि हमने यहाँ पर डेल्टा Q इज इक्वल टू CP डेल्टा T इस्तेमाल करना है ना। अब CP डेल्टा T की बारी कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर आ रही है। क्यों इन हमने फाइंड कर लिया, क्यों इन फाइंड किया ना अभी भी। क्यों इन फाइंड नहीं मतलब कि T2 फाइंड किया है, और T3 हमें पता था, यानी हमें क्यों इन की वैल्यू आ गई हमारे पास। वो भी हम आगे कर लेते हैं किस तरह ही। अब हमें क्या चाहिए, T4 चाहिए यहाँ पर, क्योंकि T1 और T3 हमें गिवन थे। यहाँ पर ये देखें ना, T1 और T3 गिवन थे हमारे पास, और T2 अभी हमने फाइंड कर लिया फॉर्मूले से। अब T4 के लिए भी हम लोग सिमिलर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। T4 के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे वो ये है, T4 इज इक्वल टू, मतलब इसी को रीअरेंज किया, जो हमारे पास ओरिजिनल फॉर्मूला था आइडियल गैस वाला, इसी को हम रीअरेंज करते हैं यहाँ पर। T3 इज इक्वल टू T4 इज इक्वल टू T3P4/P3 के -1/K। और अच्छा, यहाँ पर एक बात ज़रूरी है कि P4 और P3 है ना, हमें P4 पता है ना हमें P3 पता है। लेकिन मैंने शुरू में क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बताया था कि जो कि 2 से 3 प्रोसेस है और 1 से 4 प्रोसेस है, यानी दोनों हीट एक्सचेंजर लगे हैं ना। हीट एक्सचेंजर क्या चीज़ होती है, आइसोबैरिक प्रोसेसेस होते हैं, मतलब कि हीट एक्सचेंजर के अंदर जो भी प्रोसेस होगा वो आइसोबैरिक होगा। आइसोबैरिक मतलब कि उसके अंदर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, यानी P2 P3 के बराबर है और P4 किसके बराबर है, P1 के बराबर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ क्या इस्तेमाल हो रही थी, P4/P3 इस्तेमाल हो रही थी। लेकिन हमें पता है P4 P1 के बराबर है और P3 P2 के बराबर है, तो P1/P2 कर लेंगे। और हमें फिर से P2 भी नहीं पता, लेकिन हमें P1/P2 की वैल्यू पता है, P2/P1 की वैल्यू पता है, जो कि RP है। ये हमारे पास RP लिखा है ना, RP P2/P1। अच्छा, वहाँ पर हमें P1/P2 चाहिए थी, यानी 1/RP चाहिए, तो हम लोग P1/P2 की जगह क्या लिख लेंगे, 1/RP लिख लेंगे, और वैल्यूज पुट कर लेंगे तो हमारे पास T4 भी आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर T1 भी हमें पता चल गया, T1 और T3 हमें पता था, और T4 और T2 हमने फाइंड कर लिया। अब हमें सारा कुछ पता चल गया है, तो हम लोग अब सिंपल ये वाली इक्वेशन नहीं हमने लिखी थी, डेल्टा Q इज इक्वल टू CP डेल्टा T। अब Q इन के लिए हम लोग, ये Q इन है ना, यहाँ से डेल्टा T इसके लिए क्या होगा, T3 और T2 इसके लिए डेल्टा T होगा, और Q आउट के लिए क्या होगा, 4 और 1 होगा, T4 और T1। तो पुट कर लेते हैं डायरेक्ट, हमने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। Q इन की वैल्यू उसने बताया हुआ है, H3 - H2 इज इक्वल टू CP T3 - T2, क्योंकि 3 से 2 है ना हीट एक्सचेंजर जो Q इन हो रही है हमारे पास, और Q आउट H4 1 है। मतलब एक ये दूसरी अप्रोच है ना, कि अगर हमने या तो एंथैल्पी फाइंड कर लें, या तो हम लोग टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड कर लें। और एंथैल्पी का भी अगर आप जानना चाहते हैं तो उसका तरीका होता है कि अब हमें टेम्परेचर पता होना चाहिए। आइडियल गैस में स्टीम टेबल पर देखें, अगर हम लोग A22 टेबल खोलते हैं तो उसमें हमें यहाँ पर टेम्परेचर दिए हुए हैं, और हर टेम्परेचर की करस्पॉन्डिंग एंथैल्पी दी हुई है, एंट्रोपी दी हुई है, और उसकी इंटरनल एनर्जी दी हुई है। यानी यहाँ पर प्रेशर का रोल नहीं है, प्रेशर आगे उसके ऊपर हमें बताया हुआ है, हमें यहाँ पे टेम्परेचर चाहिए होता है। तो अगर आप अपने क्वेश्चन में देख लें तो सबसे पहले टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस यानी 300 केल्विन है। स्टीम टेबल पर हम देख लेते हैं 300 केल्विन कहाँ पर आ रहा है, ये 300 केल्विन है। ठीक है, ये 300 केल्विन वाली लाइन आ गई हमारे पास, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। अच्छा, 300 केल्विन है, उसके ऊपर क्या है उन्होंने हमारे पास ये H 300.19 आ रहा है। ठीक है, तो मतलब हम H1 H2 H3 H4 भी निकाल सकते हैं। ये दूसरी जो अप्रोच है, हम लोग उससे भी करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए टेम्परेचर हमें चाहिए होंगे। यहाँ पर आसान ये है कि हम लोग CP डेल्टा T लगा लें। अच्छा, Q इन और Q आउट आ गए, क्योंकि यहाँ पे T3 भी T2 भी T4 भी T1 सारा कुछ हमें पता है। Q इन Q आउट आ गए तो हम लोग सिंपली एफिशिएंसी निकाल लेंगे, 1 - Q in/Q आउट, और W नेट का फॉर्मूला Q in - Q आउट। अच्छा, इन दोनों का ना मल्टीप्लाई पे मैच करेंगे यहाँ पर, ताकि क्योंकि हमें मैच फ्लो रेट यहाँ पर हमें पता है, तो मैच फ्लो रेट पता है, तो इसका मतलब हमें एफिशिएंसी भी मल्टीप्लाई बाय m किसको करेंगे, Q इन को और Q आउट को, 1 को नहीं करेंगे। और यहाँ पर भी टोटल पूरी होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय m करेंगे, ताकि हमारे पास कैपिटल W आ जाए, मल्टीप्लाई बाय m। अच्छा, अब सेकंड केस मतलब कि अगर क्वेश्चन में कंडीशन हमारे पास बदल जाए, यानी कि यहाँ पर तो हमें T3 दिया हुआ है ना क्वेश्चन में,
कि आपके पास 8.7 डिग्री सेल्सियस पे टरबाइन इनलेट है, जो हमें क्वेश्चन में बताया था ये कि टरबाइन इनलेट टेम्परेचर 8.7 है। अगर ये टेम्परेचर हमें ना दिया हो, मतलब ऐसा भी तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो दें टेम्परेचर, तो फिर क्या होगा, तो फिर हमें कुछ और दिया होगा, ज़ाहिर है हमें उसकी तरफ जाने के लिए एक और पाथ दिया होगा, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल काम है, मुश्किल काम को भी आसान कर देते हैं। ये उसमें उस क्वेश्चन में उस केस में हमें क्या दिया होगा, एयर फ्लो रेट दिया होगा। एयर फ्लो रेट अभी मैं बता देता हूँ क्या होता है। और एयर फ्लो रेट एक तो दिया होगा और एक QHV दिया होगा। QHV क्या चीज़ है यार यहाँ पर? QHV ये है कि यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या बताया था क्वेश्चन शुरू करने से पहले, कि यहाँ पर हीट इनपुट देते हैं ना। हीट इनपुट कहाँ से आती है? हीट इनपुट हम लोग फ्यूल बर्न करते हैं, जिससे हम एयर को हीट करते हैं और एयर का टेम्परेचर क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, क्यों इन करने फ्यूल बर्न होता है और फ्यूल की जो एनर्जी इसको ट्रांसफ़र होती है वो क्यों इन होती है। ठीक है, तो जो एनर्जी फ्यूल की इसको ट्रांसफ़र होगी वो क्या होगी, QHV होगी। जो हमने अभी लिखा है ना QHV, वो QHV वही चीज़ है जो कि फ्यूल बर्न होने के बाद जो हीट एनर्जी एयर को ट्रांसफ़र करेगा, और वो किसके बराबर होगी, क्यू इन के बराबर होगी। समझ रहे हो ना, यहाँ पर क्यू इन क्या चीज़ है, वो QHV ही है असल में। तो हम लोग ये वाला रिलेशन अभी इस्तेमाल करते हैं। क्यू भी हमें उन्होंने दिया हुआ है 2300 के लिए गिवन होगा, 2300 किलो जूल पर केजी। इसकी वैल्यू वेरी कर सकती है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फ्यूल। अच्छा, एयर फ्लो रेट साथ दिया हुआ। एयर फ्लो रेट क्या होता है? एयर फ्लो रेट मैस ऑफ एयर बाय मैस ऑफ फ्यूल, मतलब कि कितना हमारे पास एयर का मैस है और कितना फ्यूल का मैस है। और पीछे जो हमने यहाँ पर M फाइंड किया ना अपने क्वेश्चन में, वो मैस ऑफ एयर ही था असल में, इसलिए मैंने साथ उसके ए एब्रीविएशन ए सब्सक्रिप्ट इस्तेमाल किया। समझ रहे हो ना? अच्छा, यहाँ पर हमें अब एयर फ्लो रेट का पता चल गया, MA/MF है। अच्छा, इसके लिए ये सर मैं वैसे ही बता रहा हूँ। अगर तुम्हें MA पता है और MF नहीं पता, तो तुम MF और एयर फ्लो रेट मिला हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग इंटरचेंज करके इसको रीअरेंज करके हम लोग कोई भी अननोन इससे भी फाइंड कर सकते हैं, अगर हमें इनमें से कोई चीज़ गिवन हो। एयर फ्लो रेट के लिए बात कर रहा हूँ, ये वैसे एडिशनल बात है, यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हो रही। मैंने यहाँ पर क्या बताया कि क्यू इन जितना हो रहा है वो किसके बराबर है, QHV के बराबर है। क्यू इन असल में क्या चीज़ है? क्यू इन, स्मॉल क्यू इन का मतलब है कि इससे मैथ मल्टीप्लाई नहीं हुआ, तो हम लोग इसे मैथ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि हमारे पास आसानी हो जाए। अब क्यू इन क्या है, मैथ इंटू क्यू इन, ताकि हमारे पास कैपिटल क्यू आ जाए ना। और QHV हमारे पास क्या है, जो मैंने बोला फ्यूल हम बर्न करते हैं वो हीट एनर्जी जो कि क्यू इन के बराबर होता है, तो हमने इसको क्यू इन के बराबर पुट कर दिया। MF से मल्टीप्लाई किया, यानी अब इसको क्यू इन को MA से मल्टीप्लाई किया, तो MF को QHV को भी, तो मतलब ये फ्यूल के लिए एनर्जी है ना, तो फ्यूल को भी जितना फ्यूल इस्तेमाल हो, और उसके भी साथ भी तो अगर ना करेंगे तो ज़्यादती हो जाएगी उसके साथ, इसलिए हम लोग MF इसके साथ भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना? तो अब इस रिलेशन को इस्तेमाल करते हैं हम लोग। अब क्यू इन क्या, असल में क्यू इन का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, CP डेल्टा T। क्यू का फार्मूला होता है ना एयर के लिए, और QHV के लिए भी हम लोग CP डेल्टा T यहाँ पर लिख लेंगे, CP डेल्टा T, सॉरी क्यू इन के लिए CP डेल्टा T लिख लेंगे, और QHV की हमें वैल्यू पता है, इसलिए हमें कोई CP डेल्टा T करने की ज़रूरत ही नहीं है। CP डेल्टा T क्या था यहाँ पर, क्यू इन क्या क्या बात हो रही है, T3 माइनस T2 कहाँ से आ रहा है? क्यू इन असल में क्या था, ये था, ये क्यू इन, ये वाला प्रोसेस 2 से 3, तो 2 और 3 का मतलब हमने डिफरेंस लेना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर T3 माइनस T2 लिख दिया। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू MF ओवर क्यू है। अब इसको रीअरेंज कर देंगे। हमें मैंने बोला ये हम सेकंड कंडीशन क्या थी, इफ T3 वाज नॉट गिवन, मतलब तो हमें क्वेश्चन में T3 दिया हुआ था ना, T3 अगर ना दिया होता तो हमें ये चीज़ें दी होती, तो T3 को हम लोग यहाँ से रीअरेंज करके T3 का निकाल लेंगे, तो MF इंटू QHV बाई MA इंटू CV आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर देखना है कि हमें ना MF दिया हुआ है, फ्यूल तो नहीं ना दिया हुआ यहाँ पर, ना MA दिया होगा इस क्वेश्चन, मतलब सेकंड केस की बात कर रहा हूँ, ना MA दिया ना MF दिया, सिर्फ AF दिया हुआ है। अब हमें पता है AF बाय डेफिनेशन क्या है, रेशियो ऑफ मास ऑफ एयर बाय रेशियो ऑफ मास ऑफ फ्लूइड। मास रेट ऑफ, वैसे इसके साथ ऊपर डॉट होता है, ये अभी मैं टाइपिंग में नहीं डाला हुआ मैंने, ऊपर डॉट होता है। ठीक है, ये ऐड बन गया, डॉट आ रहा था मैं तो अपनी तरफ से। अच्छा, हमें पता है कि डेफिनेशन इसकी ये कि MA बाई MF है ये, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, MF बाई MA, यानी इसका इन्वर्स है, तो हम लोग इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 1/AF, तो 1/AF इसको पुट कर देते हैं, इस तरह हमारे पास T3 की वैल्यू आ जाएगी। और इस तरह बाकी वही वाले ये फॉर्मूला क्यू इन की ओड के अंदर हम लोग डालकर क्यू इन भी निकालेंगे, क्यू ओड डाल लेंगे, और एफिशिएंसी और वर्क डन निकाल लेंगे इस तरह। अब तीसरी बात ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि ब्रेटन साइकिल विद इरिवर्सिबिलिटीज़, मतलब कि इरिवर्सिबिलिटी का मतलब ये कि आपका जो प्रोसेस है वो फुली एजेंट्रोपिक ना हो। मैं बताता हूँ यहाँ पर क्या बात हो रही है, ग्राफ से समझते हैं। देखो,
1 से 2 था क्या, कंप्रेसर था यहाँ पर, ठीक है, ये कंप्रेसर लगा हुआ था, और 3 से 4 क्या था, टरबाइन लगा हुआ था, और ये हमने क्या कहा था, आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस है। लेकिन रियल लाइफ में ये तो आइडियली आइसेंट्रोपिक होते हैं ना। रियल लाइफ में जब भी कोई प्रोसेस होता है ना, मतलब जिसमें वर्क डन की टर्म इस्तेमाल हो रही होती है, मतलब कि या तो वो वर्क आउट दे रहा होता है या तो हमें उसके ऊपर काम करना पड़ता है, यहाँ पर हमें वर्क इन देना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी की टर्म को इंट्रोड्यूस कराते हैं। मतलब कि यहाँ से 1 से 2 तक जो प्रोसेस है ना वो कम्प्लीटली आइसेंट्रोपिक नहीं होगा, समझ रहे हो ना। 1 से 2 प्रोसेस जो है, मैंने बोला कम्प्लीटली आइसेंट्रोपिक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर रियल लाइफ में थोड़ी बहुत एंट्रोपी तो बढ़ जाती है। मतलब यहाँ से ये प्रोसेस थोड़ा सा यूँ होगा, यूँ थोड़ा सा, मतलब ये एंट्रोपी इंक्रीज थोड़ा सा आ रहा होता है, क्योंकि ये कम्प्लीटली आइसेंट्रोपिक नहीं होता। और उसका हम लोग कितनी एंट्रोपी बढ़ रही है और कितनी नहीं बढ़ रही, तो उसके लिए हम लोग क्या टर्म इस्तेमाल करते हैं, आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी। जिसकी जितनी ज़्यादा आइसेंट्रोपिक, मतलब अगर ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, मतलब इसका आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी इसकी कितनी है, 100% है। लेकिन 100% से कम होगी तो मतलब थोड़ा सा ही डेविएट कर जाएगा और थोड़ी सी एंट्रोपी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको मिसाल के तौर पे 2s कह लेते हैं, 2a कह लेते हैं कि एक्चुअल में ये हो रहा है, क्योंकि आइडली वो आइसेंट्रोपिक होता है ना, रियल लाइफ में तो आइसेंट्रोपिक नहीं होता ना, थोड़ा बहुत एंट्रोपी बढ़ती है। हम लोग इसको 2a कह लेते हैं, और इसको क्या कह लेते हैं, 2s कह लेते हैं। s मतलब कि फॉर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक कम्प्लीटली नहीं है तो हम क्या कह देंगे, 2a मतलब फॉर एक्चुअल प्रोसेस, मतलब एक्चुअली यहाँ पर हम आ रहे हैं, हम यहाँ पर लैंड कर रहे हैं, यहाँ पर नहीं लैंड कर रहे, ठीक है, समझ रहे हो ना। इसी तरह 3 to 4 के केस में कि यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब 100% आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी है, लेकिन जो ये रियल में नहीं होता है। असल में थोड़ी सी यहाँ से लाइन डेविएट कर जाती है, यहाँ पर यहाँ से थोड़ी सी यूँ इस साइड पे आ जाती है, तो ये पॉइंट आ जाता है। यहाँ पर ये 4 था तो इसको दोबारा 4s कह लेते हैं, जो इन्होंने दिया था। सॉरी 4s नहीं, 4 मिनट मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखें, ये 4 है तो इसको क्या कह देंगे, 4s कह लेंगे। मतलब कि आइडियली ये ऐसा हो रहा है, आइसेंट्रोपिक अगर फुल हो। लेकिन अगर ये जो प्रोसेस हमने बनाया वो यहाँ से क्या कर रहा है, डेविएट कर रहा है, इस तरह इधर थोड़ी सी एंट्रोपी बढ़ रही है इसकी, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कह लेंगे, 4a कह लेंगे। मैंने मतलब एक्चुअल पे यहाँ पर आ रहा है। अब इसको सॉल्व किस तरह करेंगे अभी पता चल जाता है। अभी इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं। अब उसमें क्या कि आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन इज़ 95%। टरबाइन मतलब जो 3 से 4 प्रोसेस अभी मैंने आपको दिखाया, तो 3 से 4 प्रोसेस से सॉरी यहाँ पर टरबाइन नहीं होगा, यहाँ पर कंडेंसर है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। अच्छा टरबाइन नहीं कर लें, बेशक कोई मसला नहीं। टरबाइन की 95% है, और टरबाइन की 95% है, इसका मतलब यहाँ पर मैं ग्राफ से आपको बताता हूँ। ये 3 से, इसका मतलब है 3 से 4 नहीं आए, 3 से 4 95% आए हैं, मतलब कि थोड़ा सा डेविएट कर गए हैं। यहाँ पर हम लोग 4s पर नहीं आए, 4a पर आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास गिवन कंडीशंस थी ना, वो तो आइडियल गिवन कंडीशन थी ना। मतलब कि जो 300 केल्विन था, सॉरी 461 केल्विन था, तो उसको हम लोग 2s कह देंगे। मतलब जितनी भी हमने पहले एंट्रोपीज फाइंड करेंगे ना, वो असल में s वाली डोमेन में होगी। यानी कि आइडियली एंट्रोपी H2 पर यहाँ पर इस तरह ये होगी, और H3 पर भी, H4 पर भी। अच्छा यहाँ पर H3 और H1 के साथ हमने S नहीं लिखा, और H2 और H4 के साथ क्यों लिखा है? उसकी रीज़न ये है कि H2 और 4 ये याद रखना है। 2 और 4 यहाँ पर क्यों लिखा है, वो इसलिए लिखा है, ग्राफ से पता चल जाता है। देखो 1 से 2 में एंट्रोपी थोड़ी सी बढ़ रही है, तो इसलिए यहाँ पर 2a लिख दिया, तो इसलिए यहाँ पर 2s आ गया, 2s की टर्म इंट्रोड्यूस कराई। लेकिन 2 से 3 है, यहाँ पर एंट्रोपी का कोई लेना देना नहीं, यहाँ पर एंट्रोपी वैसे ही बढ़ रही है, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर 3s इसलिए नहीं इसको कहा। अब 3 से 4 देखें, फिर ये यहाँ पे ये एंट्रोपी है ना, एंट्रोपी बिल्कुल कांस्टेंट रह रही है, लेकिन यहाँ पर रियल में क्या एंट्रोपी क्या कर रही है, बढ़ रही है। तो इसलिए यहाँ पर हमने 4s लिखा है कि आइडियली एंट्रोपी यहाँ पर 4s रहेगी, इसलिए 2s और 4s हमने इसको कह दिया। यहाँ पर जो h होगा वो H4s होगा, और यहाँ पर h कितना होगा, H2s होगा। और हमें H2a और H4a फाइंड करना है, मतलब कि एक्चुअल में एंट्रोपी कितनी बढ़ रही, और एक्चुअल में एंथैल्पी कितनी आ रही है हमारे पास, सॉरी। उसके लिए भी आसान सी बात है, ये कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। अच्छा अब यहाँ पर ना हमने डिफाइन करना है कि आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ टरबाइन की बात हो रही है तो उसका फॉर्मूला क्या है, और अगर आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर बात हो रही है तो उसका फॉर्मूला क्या है। अच्छा टरबाइन के लिए फॉर्मूला होता है WA/WS, मतलब कि वर्क डन इन एक्चुअल बाय वर्क डन आइडियली। यहाँ पर वर्क डन एक्चुअल क्या होगा, सॉरी पहले आइडियली बात कर लेते हैं। आइडियल क्या था,
यहाँ पर वर्क डन बाई टरबाइन है ना, तो ग्राफ में हमने देखा यहाँ से यूँ जो 3 से 4 आ रही थी लाइन, ये 3 और ये 4, ये जो स्ट्रेट लाइन थी आइसोट्रोपिक लाइन 3 से 4 आ रही थी, मतलब कि H3 माइनस H4, S4 से 4S मैंने उसको कहा था क्योंकि वो आइडियली आइसोट्रोपिक आ रही थी, असल में क्या कर रही थी यहाँ से थोड़ी बहुत एंट्रोपी बढ़ रही थी। तो यहाँ पर क्या है 4A है, ये एक्चुअल प्रोसेस है, वो हमने आइडियल प्रोसेस था, ठीक है। अब H3 इन दोनों का डिफरेंस लेना है ना, तो वो हमने यहाँ पर WS की जगह यहाँ पर WS की जगह H3 माइनस H4S लिख दिया क्योंकि ये आइडियल वर्क डन है ना असल में, और W एक्चुअल क्या होगा H3 माइनस H4A, ये A है, H3 माइनस H4A, इन दोनों का रेशियो ले लेंगे तो हमारे पास आइसोट्रोपिक एफिशिएंसी की डेफिनेशन है ये। अब आइसोट्रोपिक एफिशिएंसी तो हमें पहले से गिवन है ना, हमारे क्वेश्चन में गिवन है, तो हमें क्या चीज़ नहीं पता यहाँ पर, H4A नहीं पता ना, H4S भी पता है, H3 भी पता है, और सब कुछ पता है हमें यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ हमें एक्चुअल जो हमारे पास एंथैल्पी है वो नहीं हमें पता। तो हम लोग H4A के लिए सॉल्व कर लेंगे इसको, जिससे हमारे पास H4A की वैल्यू आ जाएगी। अब सिमिलरली यहाँ पर अगर कंप्रेसर के केस में आ जाए हम लोग, कंप्रेसर के केस में क्या होगा कि आइसोट्रोपिक की एफिशिएंसी की डेफिनेशन वही रहेगी, तकरीबन वही रहेगी, WS/WA हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने नोट किया होगा कि यहाँ पर जो टरबाइन की एफिशिएंसी थी ना, ये वाली, ये WA/WS थी, और ये जो हमारे पास कंप्रेसर की एफिशिएंसी है ना, ये WS/WA है। इसकी वजह ये है कि टरबाइन जो है ना वो एक्चुअल में क्या करता है, मतलब कि टरबाइन की जो आइडियल वर्क डन होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, और जो कि एक्चुअल वर्क डन होता है वो कितना होता है, कम होता है। मतलब कि आइडियली तो वो ज़्यादा काम जो हमारे पास वैल्यू आ रही होती है वर्क डन की, वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो एक्चुअल में हमारे पास टरबाइन काम कर रहा होता है उसमें लॉसेज आ रहे होते हैं, तो लॉसेज की वजह से हमारा वर्क डन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इसलिए हमने कम वाली टर्म जो है ऊपर रखी है और ज़्यादा वाली टर्म नीचे रखी है, ताकि हमारा आंसर क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, कंप्रेसर में क्या चीज़ होती है, ये कंप्रेसर है ना, ग्राफ से समझा देता हूँ, वहाँ पे ऐसा लग रहा है हवा में बातें कर रहा हूँ। कंप्रेसर को हमें वर्क इनपुट देना पड़ता है, यहाँ से वर्क हमें इसको इनपुट देना पड़ता है ताकि कंप्रेस करे ना एयर को, वहाँ पे टरबाइन हमें वर्क आउट देता है, लेकिन यहाँ पर हमें वर्क इनपुट देना पड़ता है, ठीक है, जिसको वर्क इन नाम कहते होते हैं। अब वर्क इन जो है आइडियली किस तरह होगा और रियल में किस तरह होगा। आइडियली जो हमारे पास वर्क इन आता है ना वो कम आता है, मतलब कि उसमें लॉसेस नहीं होते, मतलब जैसे कंप्रेसर आपका आइडियली काम कर रहा है तो आपको कम से कम वर्क डन देना पड़ेगा ना, ज़ाहिर उसमें फ्रिक्शन भी नहीं आ रही होगी, उसमें कुछ भी नहीं आ रहा होगा, वो डायरेक्ट उसको हमारे पास कम सी वैल्यू आ जाएगी कि हमें तो थोड़ा से काम से हम थोड़े से वर्क डन से ही हम लोग कंप्रेसर से काम करा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में लॉसेज होते हैं, एक्चुअल में फ्रिक्शन वगैरह, एयर फ्रिक्शन और सब कुछ होता है। तो इसलिए हमारे पास जो एक्चुअल वर्क इन होगा ना, ये WIN/S अगर कह दें उसको, और WIN जो हमारे पास WA है, जो मतलब एक्चुअल वर्क है, वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। इससे समझ रहे ना क्यों ग्रेटर होगा, क्योंकि उसमें लॉसेज होंगे तो हमें ज़्यादा काम करके एयर को कंप्रेस कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, हमारा आंसर 0 से ग्रेटर देन, क्योंकि एफिशिएंसी होती है वो ग्रेटर देन 0 होगी ना, नेगेटिव एफिशिएंसी तो नहीं होगी ना हमारे पास, या 0 से कम तो नहीं होगी ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे WS ऊपर रखा, क्योंकि WS जो है वो ज़्यादा है, मतलब आइडियली हमें ज़्यादा देना पड़ेगा, और WA हमने नीचे रखा है, ठीक है, समझ रहे हो ना। और फिर दोबारा हम लोग इसको एफिशिएंसी हमें पता है, यहाँ पर S2S भी हमें पता है, S1 भी पता है, S2S भी पता है। S2 जो हम लोग यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज, सारा ये क्वेश्चन था ना, ये जो हमने सॉल्व किया है और हमने S2 की वैल्यूज़ निकाली हैं कि ये S2 की वैल्यूज़ है, वो इसमें S2S की वैल्यू ही है, और S2 एक्चुअल की वैल्यू हमारे पास किस तरह आती है, वो आइसोट्रोपिक वाले फार्मूले से आती है, और आइसोट्रोपिक वाला फार्मूला क्या होता है, हमारे पास ये आ जाता है। हाँ, यहाँ पर मैंने बोला था कि एफिशिएंसी आइडियली कम होगी और जो एक्चुअल में है वो ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा बड़ी जो चीज़ होती है वो हम नीचे रखते हैं ताकि आंसर ग्रेटर देन 0 है। तो अब इसको रीअरेंज कर लेंगे तो S2A हमारे पास इस तरह आ जाएगा। अब जब आपके पास रियल साइकिल गिवन होगी ना, और आपने उसका वर्क डन या उसकी एफिशिएंसी निकालनी होगी, तो आप लोग H4S ने इस्तेमाल करेंगे अपने आंसर के अंदर, ना ही H2S इस्तेमाल करेंगे। उसकी जगह क्या इस्तेमाल करेंगे, H4A इस्तेमाल करेंगे और H2A इस्तेमाल करेंगे, यानी एक्चुअल में कितना वर्क डन हमारे पास आ रहा है, कितना वर्क डन नहीं आ रहा। यानी कि जो हमने Q इन के फार्मूले, Q और के फार्मूले पढ़े थे ना, H3 माइनस H2, H4 माइनस H1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H2 माइनस H2A हो जाएगा यहाँ पर,
मतलब जो एक्चुअल वाला S2 है ना उसकी वैल्यू आ जाएगी। इस तरह H4S यहाँ पर ये S है, लेकिन हम लोग क्या कर देंगे, इसको A कर देंगे, क्योंकि हमने Q आउट और Q एक्चुअल में देखना है ना, क्योंकि हमें आइडियली से क्या लेना देना, हमने तो देखना है हमारे पास एक्चुअल में कितना काम हो रहा है, और एक्चुअल में हमारा पावर प्लांट या एक्चुअल में हमारी जो पूरा स्टीम इंजन है या कोई भी ब्रेटन साइकिल है वो कितना काम कर रही है एक्चुअल में। तो हम लोग यहाँ पर ए वाली वैल्यूज इस्तेमाल करेंगे और उसी से हम लोग फिर आगे एफिशिएंसी भी निकाल लेंगे और वर्क डन भी निकाल लेंगे। आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा आप सबको।